पता है हर बार प्रतिरोध होगा नहीं, कुछ सपोर्ट भी करने वाले होंगे। तो बेटा अब क्या है? चालकता। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक चालकता। चालकता क्या होती है? चालकता उसके बारे में, है ना? जैसे प्रतिरोध का स्वाभाविक गुण था प्रतिरोध देना यानी अवरोध देना, तो बेटा इसका स्वाभाविक रूप क्या है? किसी चीज का सहयोग करना, है ना? तो चालक का वह स्वाभाविक गुण, चालक का वह स्वाभाविक गुण, स्वाभाविक गुण जिससे जिसमें वह धारा को धारा को आसानी से आसानी से प्रवाह की क्या देता है बेटा? अनुमति देता है। प्रवाह की अनुमति देता है। बेटा वो क्या कहलाता है? वह गुण क्या कहलाता है? वह गुण कहलाता है चालकता। अच्छा, तो इसका मतलब बेटा अब इसमें क्या जानेंगे? इसका प्रतीक क्या है? तो बेटा क्या रखोगे? इसका प्रतीक, इसका प्रतीक क्या होता है बेटा? तो इसका प्रतीक होता है कैपिटल जी। ठीक है, ओके। चलिए, और बेटा वैसे सही वर्ड क्या है? ये चालकता नहीं है, इसका सही वर्ड है चालकत्व। क्या है? चालकत्व। ओहो, बेटा इसका सही वर्ड क्या है? चालकत्व। ठीक है, चालकत्व। चलो बहुत बढ़िया। ओके, यानी कि जी होता है। ठीक है, अब देखो बेटा इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक, तो बेटा आपको सबको पता है कि जो जी होता है वो 1/r होता है कि नहीं? होता है। बेटा इसीलिए r का मात्रक ओम होता है कि नहीं? होता है। तो बेटा एक तो इसका मात्रक ये है, और इसका मात्रक क्या है? इसको ऊपर ले जाएंगे तो बेटा ये ओम इनवर्स होगा। बेटा दूसरा मात्रक ये है इसका। तीसरा, बेटा इसी को उल्टा लिखते हैं ना, तो बेटा एक इसका मात्रक ये है। ठीक है, और बेटा इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है साथियों महो। और इसी को क्या कहा जाता है? एक अन्य नाम, उसका नाम होता है सीमोन, है ना? तो बेटा ये सारे क्या है? ये सारे मात्रक है आपके किसके? ये सारे बेटा चालकत्व के मात्रक हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका निरूपण कैसे करते हो? कैपिटल जी से। और बेटा जिस तरह एक प्रतिरोधकता होता है, उसी तरह बेटा एक क्या होता है? चालकता। आ जाओ, दूसरा चालकता, है ना? यानी कि चालकता, यानी कि बोला जाए तो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बेटा इन शब्दों का ध्यान रखना, ये टी वाई होता है ना, वो ये होता है। ठीक है, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्या करता है बेटा? इसका स्वभाव कैसा होता है? तो इसका स्वभाव विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो लिखो बेटा इसका स्वभाव, इसका स्वभाव बेटा कैसा होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। बेटा व्युत्क्रम को मैं ऐसे लिख दूं उल्टा, व्युत्क्रम का उल्टा होता है। ठीक है, हाँ बहुत सही। अब बेटा इसको दर्शाते कैसे हैं? तो इसे इसे बेटा किससे दर्शाया जाता है? सिग्मा द्वारा। बेटा इसको कहते हैं सिग्मा। इसे सिग्मा द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। बेटा ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब इसका पूछेगा मात्रक। तो बेटा इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक तो आप सभी को पता है क्या होगा बेटा? इसका मात्रक देखो, सिग्मा जो होगा वो 1/रो होता है कि नहीं? होता है सर। ठीक है बेटा, अच्छा, यानी कि आप कह सकते हो इस रो का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है कि नहीं? हाँ, तो बेटा इसका मात्रक भी क्या होता है? सिग्मा का मात्रक ओम इंटू मीटर का प्रति ओम मीटर। और क्या हो सकता है सर? और देखो बेटा इस ओम को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स प्रति मीटर, है ना? और क्या होता है सर? इसको ओम इनवर्स को उल्टा करोगे तो बेटा हो सकता है ये महो प्रति मीटर, है ना? और क्या हो सकता है? बेटा इसी को कहोगे महो प्रति मीटर। और क्या हो सकता है सर? महो को ही बोला जाता है सीमोन प्रति मीटर। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और क्या हो सकता है सर? इसका और मात्रक भी हो सकते हैं सर। देखो जैसे कि इस ओम को यहीं रखो और ये क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना? इसका और मात्रक, इसको और उल्टा करो तो ओम इंटू
मीटर इनवर्स। बेटा ये सारे इसके मात्रक है, ध्यान रखना। और क्या हो सकता है? इसको कह सकते हो महो मीटर इनवर्स, है ना? और क्या कह सकते हो? सिमोन मीटर इनवर्स। बेटा ये सारे इसके मात्रक है, ध्यान रखना। कोई भी मात्रक आपको कभी भी पूछे तो आप उसको बता देना, ठीक है? चलिए, तो आपके अब हो गया, तो ये क्या है? स्वाभाविक गुण है, ठीक है? अच्छा, तो यानी कि हमने चालकता के बारे में पढ़ लिया, हमने चालकत्व के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध अंकन, क्योंकि प्रतिरोध को लिखना भी तो पड़ेगा। तो जितना आपके डिप्लोमा और आईटीआई की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बेटा, उतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले आप पढ़ते हैं प्रतिरोध अंकन। प्रतिरोध अंकन क्या होता है? प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध के ऊपर कलर को लगाना या अंकित करना क्या कहलाता है? प्रतिरोध अंकन, है ना? हाँ। अब जैसा कि हमको पता है कि औद्योगिक में क्या होता है, 1, 2 या 3 प्रतिरोध बनते हैं, तो इसका निर्माण में क्या होता है? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, यानी कि मुझे पता है कि प्रतिरोध कोई उद्योग में होगा तो 1-2 तो बनाओगे नहीं, हमेशा बहुत सम संख्या में बनाते हैं, है ना? इसलिए प्रतिरोध के अंकन करने की ज़रूरत होती है। तो लिखो बेटा, क्यों प्रतिरोध का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, पैमाने पर होता है, पर होता है। इसलिए साथियों क्या है? इसलिए बेटा एक क्वेश्चन आता है ना, इसलिए प्रतिरोध अंकन की आवश्यकता होती है। प्रतिरोध अंकन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। पूछा जाता है बेटा क्यों प्रतिरोध को अंकन क्यों किया जाता है? क्योंकि बड़े निर्माण के लिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए, ठीक है? अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं? अलग-अलग रंगों का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना छोटा होता है प्रतिरोध, उसके ऊपर लिखोगे, कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसलिए हम क्या करते हैं? अलग-अलग रंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? क्योंकि लिखो बेटा, प्रतिरोध देखने में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं कि नहीं? देखने में छोटे होते हैं। अतः इस पर इस पर संख्याएं संख्याएं पूर्णतः दिखती नहीं है, पूर्णतः दिखती नहीं है, दिखती नहीं है। अतः इसकी पहचान को, बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अतः इसकी पहचान को या इसके मान को या इसके मान को इसके मान को आसानी से ज्ञात करने के लिए, आसानी से ज्ञात करने के लिए अलग-अलग अलग अलग रंगों का प्रयोग होता है, रंगों का प्रयोग होता है, ठीक है? प्रयोग होता है। अभी बताते हैं कैसे प्रयोग होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि कितनी तरह से आप कर सकते हो? तो बेटा प्रतिरोध अंकन की कुल कितनी विधियां होती है? 2। केवल नाम ही महत्वपूर्ण है। तो लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा, सिर्फ नाम पूछा जाता है कि प्रतिरोध अंकन की कितनी विधियां होती है? प्रतिरोध अंकन की कुल कितनी विधियां होती है? कितनी विधियां होती है? तो बेटा आप क्या दोगे कि इसकी कुल कितनी होती है? तो इसकी कुल कितनी होती है बेटा? 2 विधियां होती है, 2 होती है, 2 विधियां होती है, ठीक है? पहला कौन सा? तो आप सभी को पता है, पहली कौन सी? बैंड टाइप, और दूसरी होती है बॉडी टाइप। तो बेटा ध्यान रखना, पहली कौन सी होती है? बैंड टाइप, बैंड टाइप जिसमें अलग-अलग प्रतिरोध के बैंड बने रहते हैं, बैंड टाइप। और दूसरी क्या होती है बेटा? बॉडी टाइप, बॉडी टाइप। तो बेटा डिप्लोमा की परीक्षा में केवल यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, केवल नाम ही पर्याप्त है, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलें,
तो डिप्लोमा जैसी परीक्षाओं के लिए आपके लिए केवल इनके नाम की जानकारी ही पर्याप्त है। और बैंड के लिए अपन ध्यान रखेंगे कि बैंड टाइप कितने प्रकार का होता है, तो बेटा ये ध्यान रखना, तो ये होते हैं 4 बैंड, एक होता है 5 बैंड, एक होता है बेटा 6 बैंड, ठीक है, 6 बैंड। चलिए, ठीक है, जल्दी से पढ़ो इसको, ठीक है, ठीक है। वैसे तो साथियों आपको पता है, जैसे कि अपने एग्जाम्स के अंदर सिर्फ इनके नाम पूछे जाते हैं कि अंकन की विधियां कितनी होती है, तो ध्यान रखना बैंड टाइप और बॉडी टाइप बस। और उसमें भी क्या होता है, जैसे 3, 4 और 5 और 6 इस तरह के बैंड होते हैं, ठीक है। अभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो बेटा, इस तरह से आपके 3 बैंड में क्या होगा, देखो इस तरह से 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं 3 बैंड। अब 4 में क्या होगा, 4 बैंड बने होंगे, और 5 में क्या होंगे, 5 होंगे, और 6 में क्या होगा, 6। बेटा आपको नाम सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन से में क्या होता है ना। सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है 6 बैंड में क्या होता है, तो देखो मैं आराम से याद दिला देता हूँ। देखो 6 बैंड का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। सबसे जो लास्ट वाला होता है बेटा, वो क्या होता है, आपका होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा बताता है। देखो मैं लिख देता हूँ, ये सबसे लास्ट वाला क्या बताता है आपको, अल्फा, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। उससे आगे वाला क्या होता है, वो आपको बताता है टॉलरेंस कितनी है, तो मैं टी लिख दूं, टी लिख दिया, ठीक है। उसके आगे वाला बताता है कि मल्टीप्लाई कौन सा है, मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं बेटा, गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणांक, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बेटा ये क्या होती है, ये तीसरी डिजिट होती है, ये दूसरी होती है, और ये क्या होती है, पहली होती है, बस। उसी तरह बेटा पांचवे में क्या होगा, ये वाला पॉइंट हट जाता है, पांचवे में मेरा अल्फा हट जाता है, तो मेरा क्या बचता है, 1, 2, 3, 4, 5। अब अल्फा हट जाता है पांचवे में, तो बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है, यानी कि टॉलरेंस होती है, मल्टीप्लाई होता है, तीसरा पॉइंट होता है, दूसरा होता है, और पहला होता है, ठीक है। और उसके ऊपर चलोगे तो उसमें से फिर आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, ये टी हटा दो। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, तीसरा होता है, दूसरा होता है, और पहला। उसके ऊपर चलोगे तो अब ये क्या करोगे, ये पहला पॉइंट हटा देना। तो बेटा इस तरह से आसानी से आप चीजों को हल कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पहला नहीं होता, तो बेटा इस तरह से इसकी जानकारी होती है, सिंपल सी बात है ना। तो इसमें आप पता लग जाओगे। आपसे पूछेगा 6 बैंड के अंदर लास्ट वाला कौन सा है, तो बेटा लास्ट वाला होता है टेम्परेचर गुणांक, है ना। उससे पहले टॉलरेंस, फिर मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है बेटा, गुणांक, जो भी लिखते हैं ना, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, है ना। ये थर्ड डिजिट, ये सेकंड, और ये फर्स्ट, ये आप सब जानते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलो, इसको याद कैसे करनी है, तो बेटा ये आपकी टेबल है, अभी याद करा देते हैं आपको। इसको कैसे याद कर रहे हो, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये सबको याद है कि नहीं है। ये देखो बेटा, बी, बी यानी कि ब्लैक ब्राउन, फिर रॉय यानी कि ROY, रॉय, है ना। फिर देखो बेटा ग्रेट ब्रिटेन यानी कि G और B। बेटा इसमें ध्यान क्या रखना कि जो पहला वाला G आता है वो कौन सा आता है, ग्रीन कलर आता है, जिसका कोड होता है 5, ठीक। फिर देखो उसके बाद होता है ग्रेट ब्रिटेन, फिर देखो यहाँ होता है पर्पल, फिर ये होता है ग्रे, और यहाँ पर सबको पता है क्या होता है बेटा, व्हाइट, गोल्ड और सिल्वर। और बेटा इन क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होता है, अगर सिल्वर दिया है तो बेटा टॉलरेंस ध्यान रख लो 10% है कि नहीं, गोल्ड दिया है तो 5% है कि नहीं। बेटा एक टॉलरेंस और आती है, वो आती है नो कलर, बेटा उसकी टॉलरेंस क्या आती है, +-20%। बेटा और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अब इसका नंबर, जैसे ब्लैक का होता है 0, इसका होता है ब्राउन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये सारे 9 तक लिखो, फिर रॉक काट दो, ठीक। यहाँ पर देखो फिर से वही नंबर है, यहाँ पर देखो 10 की पावर है, और यहाँ पर टॉलरेंस है। बेटा ये ध्यान रखना, ये +-3% होता है, और ये +-4%, 4 नंबर पे इसलिए, है ना। हाँ, ये आसानी से आपको सबको भी याद है, और इसमें मैं समय जाया नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, है ना, ये सब आप जानते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद बेटा ये आप सबको पता ही है, जैसे मुझे कोई भी नंबर लिखना है तो उसका जानते हैं, ठीक है। अब मान लो ये कोड है, मुझे 1000 लिखना है, तो सबसे पहले ये क्या है, लाल है, तो लाल का कितना होता है वो आप सभी को पता है, 2 होता है। ब्लैक और ब्राउन ये सारी चीजें आपको पता है, और उससे ज्यादा हमारे जो वीडियो अटैच है, कौन से वाले, जिसके अंदर MCQs है, उसमें सारी चीजें डिटेल में दी गई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रतिरोधों का संयोजन कौन कौन सा होता है, ठीक है। चलो अगला है प्रतिरोध संयोजन। प्रतिरोध संयोजन, अगर आपको फिर भी समझना होगा तो मैं समझा दूंगा, पर मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे समझो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, जैसे 6 बैंड में छठा कौन सा, तो 6 बैंड में छठा कौन सा होता है, तो आप सभी को पता है
क्या होता है, ताप गुणांक। उससे पहले मल्टीप्लाई, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, है ना। चलो आ जाओ। अब प्रतिरोधों का संयोजन, जैसे डीसी में मैंने क्या समझाया था, परिपथ का संयोजन, वैसे यहाँ पर भी है। देखो प्रतिरोध का संयोजन यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन किस किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसकी जरूरत क्या हुई, इसकी जरूरत क्या हुई, ताकि ताकि नेटवर्क को आसानी से हल किया जा सके, आसानी से क्या किया जा सके बेटा, हल किया जा सके, ठीक है। इसीलिए तो प्रतिरोध संयोजन की जानकारी होती है, ठीक है बेटा। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा यह भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यह भी क्या होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, चलिए बेटा एक एक करके अपन जान लेते हैं। 3 प्रकार के कौन से होते हैं, ये लो बेटा। तो पहला जो होता है प्रकार, वो मेरा क्या होता है बेटा, वो होता है मेरा श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। पहला क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है बेटा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मेरा समानांतर क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन। और बेटा तीसरा मेरा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन, है ना। श्रेणी, समानांतर और मिश्रित क्रम संयोजन, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम देख लेते हैं फटाफट से कि श्रेणी क्रम समांतर, वैसे आप सारी चीजें जानते हैं। चलो देखते हैं। पहला क्या है बेटा, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा चलिए क्या याद में रखोगे बेटा, श्रेणी क्रम में क्या समान रहती है, धारा समान रहती है ना। हाँ, तो बस इस संयोजन में धारा विभाजन नहीं होता। तो पहला पॉइंट अगर पूछे तो श्रेणी क्रम किसे कहेंगे, इस संयोजन में, इस संयोजन में क्या नहीं होता बेटा, धारा विभाजन, धारा विभाजन नहीं होता, नहीं होता है, यानी कि धारा हमेशा समान रहती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रतिरोधों के सापेक्ष वोल्टता पात को ज्ञात किया जाता है। तो इसमें क्या करोगे आप, विभिन्न प्रतिरोधों के सापेक्ष क्या ज्ञात करते हो बेटा, वोल्टता ड्रॉप ज्ञात करते हो, वोल्टता पात ज्ञात करते हैं बेटा। ये सारी के सारी लाइन पूछे जाती है, करते हैं। अब देखो ये होगा कैसे नेटवर्क, देखो आराम से। ये मान लो मेरा, मैंने माना पहला प्रतिरोध, ये दूसरा है, ये तीसरा है। मुझे कैसे पता कि ये मेरा समानांतर, ये श्रेणी क्रम है, क्योंकि इसमें देखो बेटा, यहां से जो मैं धारा डालूंगा ना, मान लो यहाँ से मैंने धारा डाली है, यही धारा बेटा इसमें गई है, यही इसमें गई है, यही इसमें गई है। इसका मतलब क्या है, धारा का विभाजन हुआ क्या, धारा का विभाजन नहीं हुआ है। यानी कि साथियों मैं क्या समझूंगा कि यहाँ से अगर प्लस माइनस मेरा V1 ड्रॉप है, यहाँ से मेरा प्लस माइनस V2 है, और यहाँ से मेरा अगर प्लस माइनस V3 है, तो मैं यहाँ से क्या समझ पा रहा हूँ, मैं यहाँ से एक बात समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी धारा का विभाजन कतई नहीं हो रहा है। यानी कि जब मैंने I यहाँ से डाली है, तो यही धारा मेरी इसमें गई है, और यही इसमें गई है, और यही इसमें गई है। यानी कि अगर ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, और ये मेरा R3 है, तो मैंने क्या जाना, मैंने ये जाना कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा विभाजन नहीं होगा। तो मेरा विभाजन क्या होगा, वोल्टता, क्या होगा, वोल्टा। तो यहाँ से मैं अगर इसकी किरचॉफ में पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ से जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप आसानी से कह सकते हो V बराबर क्या होता है, IR। तो बस यहाँ से V, देखो साथियों, दोनों में, सब में, इसमें धारा का मान हमेशा समान है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंटू R1। इधर के ड्रॉप देखो तो क्या हो जाएगा, I इंटू R2। और ये ड्रॉप देखोगे I इंटू R3। तो यहाँ से आपको आसानी से पता चल रहा है कि V बराबर क्या हो जाएगा। देखो I अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, मेरा बचेगा देखो R1 प्लस R2 प्लस R3। और एग्जामिनर आपसे बस यही जानना चाह रहा है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं। देखो IR हो गया यहाँ पर, यहाँ R कौन सा होगा, इस पूरे परिपथ का होगा, यानी कि ये क्या हो गया, RN। तो ये क्या हो गया बेटा, I, यहाँ पर क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना।
बस अब आसानी से कुछ भी नहीं करना है, इस I को I से कट कर दो, तो मेरे पास नेट क्या हो जाएगा, Rn बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से एक चीज समझ में आई है, क्या समझ में आई है, कि श्रेणी क्रम में मेरे सारे प्रतिरोध कैसे हैं, योगात्मक प्रकृति के हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे, श्रेणी क्रम में संपूर्ण प्रतिरोध कैसी प्रकृति के हैं, योगात्मक प्रकृति के हैं, यानी कि योग कर सकते हो, योगात्मक प्रकृति के हैं। ठीक है, अब यहां से प्रश्न क्या पूछेगा, यहां से प्रश्न ये पूछेगा कि मान लीजिए सारे प्रतिरोध समान है। इसमें प्रश्न क्या होगा कि मान लीजिए सारे प्रतिरोध समान है, सारे प्रतिरोध समान है। अगर सारे प्रतिरोध समान है तो बेटा कुछ भी नहीं करना है, और आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला देखना है कि देखो आर नेट बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू आर। ठीक, समझ गए। तो बेटा ये डायरेक्ट आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, अतः और सबसे इंपॉर्टेंट है कि श्रेणी कहाँ यूज होता है, जब साधारण परिपथ हो। तो बेटा ये कहाँ यूज होगा, यह तभी यूज होगा या तभी प्रयोग होगा जब मेरा परिपथ कैसा होगा, परिपथ होगा साधारण। परिपथ कैसा होगा, साधारण होगा। ठीक है, चलो अगला हम पढ़ते हैं समानांतर क्रम, है ना। समानांतर में क्या बराबर होती है, वोल्टेज, तो पढ़ लेते हैं। चलिए दूसरा है समानांतर परिपथ संयोजन। अब आप मुझे बताओ समानांतर संयोजन में क्या बराबर होगी, तो आप सभी को पता है समानांतर संयोजन में क्या होगा, वोल्टेज बराबर होगी। इसीलिए अपन घर के सारे डिवाइस कैसे लगाते हैं, समानांतर क्रम में। जो भी आपकी वो होती है बाहर स्ट्रीट लाइट के सारे कनेक्शन कैसे करते हैं, समानांतर में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इस संयोजन में वोल्टता मान क्या रहता है, समान रहता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें धारा का क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, और धारा विभाजन होगा तो मैं एक क्रम बना देता हूं। देखो जैसे मान लिया ये मेरा एक परिपथ है, एक लाइन लिखते पहले, फिर समझ में ज्यादा आएगा। इसमें धारा विभाजन होता है। चलिए जानते हैं कैसे होता है। मान लीजिए मेरा एक परिपथ ये है, ये क्या है R1, ये क्या है R2 और ये क्या है R3। आपको कैसे पता ये क्या है, समानांतर है। तो देखो जब मैं इसका परिपथ कंप्लीट करता हूं तो मुझे क्या समझ में आएगा कि यहां से अगर मेरी एक धारा गई है I, तो यही धारा पहुंची है यहां पर, और यहां धारा का विभाजन हो जाएगा, यहां हो जाएगा I1, यहां हो जाएगा I2, और यहां क्या हो जाएगा साथियों, I3, है ना। यानी कि ये R1, ये R2, ये R3। अब इस पूरी इक्वेशन में मैं क्या बराबर कर सकता हूं, मैं धारा का मान हमेशा बराबर कर सकता हूं। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं I बराबर मेरी क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बस ओम का नियम लगा दीजिए और आपका आंसर आपके सामने। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में R। लेकिन R कौन सा, देखो यहाँ पर तुल्य है तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध देगा, तो ये क्या हो जाएगा, V बटे में R नेट, V बटे में R1 प्लस V बटे में R2 प्लस V बटे में R3। बस अब यहाँ पर क्या आएगा, V बटे में Rn, और यहाँ पर क्या हुआ, V कॉमन ले लिया पूरे में से, तो यहाँ क्या हुआ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और आपका प्यार से देखो ये V से V कट गया, और 1/R नेट की वैल्यू आ गई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आसानी से आपका कैलकुलेट। बस इसको बताने का तात्पर्य ये था कि अपने को करना क्या है, अपने को अंतिम में एक चीज ध्यान रखिए, यदि समान मान के प्रतिरोध हो, एक चीज ध्यान रखना, यदि समान मान के प्रतिरोध हो, समान मान के प्रतिरोध हो, तो तुल्य क्या होगा, तो तुल्य मान क्या होगा। तो बेटा वहां पर एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा देना और आपका आंसर आपके सामने।
देखो यहाँ पे आर नेट बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे में एन, जहां एन क्या है, संयोजनों की संख्या, जहां जहां एन क्या है, संयोजन संख्या, संयोजन संख्या। देखो पैरेलल में कुछ भी दिक्कत नहीं है, आर बटे में एन, और सीरीज में क्या था, सीरीज में क्या था, ये देखो एन इंटू आर। ठीक है, तो सारी के सारी चीजें आपको ज्ञात हो गई। अब एक लास्ट है, वो है मिश्रित क्रम संयोजन, यानी कि ऐसा क्रम संयोजन जहां पर समानांतर और श्रेणी दोनों की विशेषताओं को यूज किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, मिश्रित क्रम। फटाफट से देख लेते हैं, चलिए। तीसरा क्या है, मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन यानी कि ऐसा क्रम जहां पर श्रेणी और समांतर दोनों है। वह संयोजन जहां श्रेणी तथा समानांतर दोनों परिपथों की विशेषताओं कैसे, अभी बताते हैं, विशेषता हो। चलिए जानते हैं। ये रहा, जैसे एक कोई भी आप नेटवर्क बना दो, कोई भी नेटवर्क, जैसे ये रहा मैंने बनाया, ये मेरा क्या है, श्रेणी है, ठीक है, और ये यहाँ पर मैंने बना दिया समानांतर। मुझे कैसे पता समानांतर, अभी बताता हूँ। देखो इससे कैसे पता चला, देखो आराम से देखो, ये यहाँ से मैंने एक वोल्ट धारा डाली है, ये देखो धारा डाली है, तो यहाँ पर ये R1 में गई और यही इस पूरे में जाएगी, तो ये क्या है, R2, R3 और R4। अब चूंकि यहाँ पर धारा का विभाजन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ये पूरा नेटवर्क क्या है, समानांतर में है, और आपको आसानी से इसका तुल्य मिल जाएगा। इसका तुल्य मान कैसे लिखोगे, R तुल्य, भाई ये पूरा जो है, ये पूरा नेटवर्क इसके साथ किस में है, श्रेणी में ही तो है, तो मैं कहूंगा R1 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, इस पूरे का 1/R2 प्लस 1/R3 यानी प्लस 1/R3, यानी कि क्या हुआ, तुल्य रूप से मैंने दोनों की विशेषताओं को यूज कर लिया। ठीक है, यूज कर लिया। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में इसके आगे की महत्वपूर्ण विधियों का अध्ययन कर रहे होंगे, यानी कि प्रतिरोध की विधियां। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने साथ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।